हेलो दोस्तों। आज का लेक्चर मैनेजमेंट का लेक्चर 7 डिस्कस करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी बेसिक टर्म्स के साथ। ठीक है, चलो सबसे पहले तो जैसे टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। बहुत अच्छी कंपनी है यार, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड काम करती है, गाड़ियां बनाती है। और इसके जो ओनर है रतन टाटा, देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे और आप कहाँ पहुंच गए। उसी कंपनी में काम करते थे बट उस कंपनी को देखो उसके ओनर बन गए थे। ठीक है, अब वो वहां से रिटायर कर गए हैं लेकिन इस कंपनी को कहाँ तक पहुंचा दिया उन्होंने। अब आप सोचो कि टाटा मोटर्स ने, आपने पीछे सुना होगा कि इसने जैगुआर को एक्वायर कर लिया। इतनी बड़ी मतलब कंपनी जैगुआर को एक्वायर करने के लिए कितना सारा बिलियन ऑफ डॉलर्स चाहिए एक्वायर करने के लिए। तो आप लोग कभी सोचते हो कि ये पैसा आता कहाँ से है? तो ये पैसा आने के लिए देखो इतने सारे पैसे, ये हम नहीं बोलते कि टाटा मोटर्स के पास पैसा नहीं है, लेकिन यार उस इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो इतना सारा पैसा अलग से इनके पास कैसे आ गया कि एक और कंपनी को ही खरीद लिया? तो इसके देखो मेथड्स मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसी के ऊपर ही आज हमारा सारा चैप्टर रहेगा कि हम पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब कैसे पैसे को फाइनेंस करते हैं। तो इट इज कॉल्ड फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अब इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो सीधा सारा सिंपल ऑप्शन है यार कि बैंक के पास चले जाए, बट बैंक इतना सारा पैसा दे देगा? नहीं देगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये लोग अपना शेयर फ्लोट कर दें। जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट सुना होगा, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी अपना शेयर दे देती है। जैसे ये टाटा मोटर बोलती है कि मैं 5 लाख शेयर फ्लोट करूंगी, तो 5 लाख शेयर फ्लोट करूंगी और एक शेयर का वैल्यू होगा 10 रुपए। तो टोटल इनके पास कितना पैसा आ जाएगा? इससे 50 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मेथड है। तो इसने क्या किया, अपने शेयर यहाँ पे फ्लोट कर दिए। अब बैंक में अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोगों से पैसा ले रहे हो, शेयर देके उनसे पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 5 लाख बंदों को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। अब डिविडेंड समझ लो क्या होता है। जैसे कि मान लो कि इस कंपनी ने जैगुआर को एक्वायर कर लिया। ठीक है, टाटा मोटर्स ने जैगुआर को एक्वायर किया, तो जैगुआर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसको उसको मान लो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उसने सारे खर्चे खुर्चे निकाल के उसके पास मान लो 5 करोड़ बच गया। तो 5 करोड़ में से उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार मैं क्या करता हूँ कि 3 करोड़ अपने पास रख लेता हूँ, जो कि मैं अपनी मतलब कैश पोजीशन को अच्छा कर लूंगा, या फिर बाद में मैंने कोई ग्रोथ करनी है, इस पैसे से कोई मशीन खरीदनी है, या फिर मैंने अपना प्लांट का साइज इंक्रीज करना है, तो मैं इस पैसे को यूज करूंगा। और जो बचा हुआ 2 करोड़ है वो मैं इन लोगों को दे दूंगा। वो इन लोगों को क्यों दिया जाता है? क्योंकि यार आपकी कंपनी का वैल्यू इससे इंक्रीज होता है कि यार इस कंपनी ने तो यार इतना इतना डिविडेंड दिया है एक बंदे को, मतलब एक बंदे को पैसा दिया है, तो वो बंदा मोटिवेट रहता है और बंदा उसके शेयर्स को खरीदता रहता है। ठीक है, तो 2 मेथड हो गए, एक में बैंक से पैसा लेना, दूसरा शेयर फ्लोट करना। और बैंक में आप क्या करते हो? इंटरेस्ट देते हो, और जो आपके शेयर्स जो आपके बंदे खरीदते हैं उनको आप क्या देते हो? उनको आप डिविडेंड देते हो। तो ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। चलो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपने आपने 1 बिलियन ऑफ डॉलर्स को जनरेट करना है जगुआर को एक्वायर करने के लिए, उसको खरीदने के लिए। तो आप बैंक के पास गए थे। ठीक है, बैंक की जगह आप क्या कर सकते हो, आपके कुछ दोस्त हैं यार, आप उनसे भी उधार मांग सकते हो, तो उसको भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या करती है, एक कंपनीज होती हैं जो कि एक डिबेंचर्स इशू करती हैं, तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेती हैं, जैसे कि बैंक लेता है। ठीक है, इसमें आप लगा लो कि एक बैंक आपको लोन दे रहा है, इसमें आप लगा लो एक कंपनी या कोई गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है। तो ये 3 मेथड के थ्रू मतलब आपको लोन मिल सकता है। अगर आप लोन लेते हो इसको बोलते हैं डेप्ट। डेप्ट होता है कि उधार लेना। ठीक है, दूसरा हो गया जैसे मैंने आपको बताया था शेयर्स में, शेयर्स फ्लोट कर देने, और शेयर से आप पैसा ले रहे हो तो उसमें आपको क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी। बस ये आपको समझ में आ गया ना, तो आपका सारा चैप्टर आसानी से सिंपल होगा और आपको समझ आ जाएगा। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है जिसमें आप मतलब शेयर से पैसा जनरेट कर रहे हो। ठीक है, इक्विटी में आपकी अर्निंग्स भी आ सकती हैं। मान लो अर्निंग्स क्या होगी कि आपने काम पहले कर रहे थे आप, तो वो काम करने से आपको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उसने 3 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए थे, तो ये उसकी क्या हो गई थी? ये उसकी अर्निंग हो गई थी। तो वो इसी पैसे को आगे यूज करेगा, बिलियन ऑफ डॉलर्स जैसे जगुआर को खरीदने के लिए इस पैसे को यूज कर सकता है वो। तो एक डेप्ट हो गया उधार, एक इक्विटी होगी जो शेयर से हम मतलब शेयर फ्लोट करके हम ले रहे हैं। और इन दोनों के अब फायदे नुकसान आप समझ लो। सबसे पहले देखो, बिलियन ऑफ डॉलर्स जनरेट करने थे तो 2 ऑप्शंस थी, लोन
बैंक के पास जाओ या फिर शेयर मार्केट में फ्लोट कर दो। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें आप बाउंडेड हो कि आपने इंटरेस्ट देना ही देना है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे तो ये क्या करता है, आपके एसेट्स को एक्वायर कर सकता है। मतलब आप बोल सकता है कि यार तूने मेरे 3 करोड़ रुपए नहीं दिए, मैं 3 करोड़ की तेरी कोई एसेट्स जैसे कि प्लांट में कोई मशीनरी पड़ी है या फिर कोई इनका लैंड है उसको एक्वायर कर लेगा। मतलब ये उसके बाउंडेशन है, उसको इंटरेस्ट देना ही देना है। बट जो डिविडेंड होता है वो बाउंडेड नहीं होता यार। बाउंडेड इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो जो शेयर्स खरीदे थे बंदों ने, वो तो अपनी मर्जी से खरीदे थे। आपने उनको थोड़ा बताया था कि मैं इतना डिविडेंड दूंगा, वो कुछ फिक्स नहीं होता। डिविडेंड क्या है, वो अपनी मर्जी से डिविडेंड देते हैं। वो किस लिए देते हैं, ताकि आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी रहे और ये लोग आपके साथ जुड़े रहें। ठीक है, हो सकता है कि आपकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो कि आपका प्रॉफिट कम हो जाए। मतलब आप मान लो कि आपको सिर्फ 1 लाख रुपया ही प्रॉफिट हुआ है उस बिजनेस से, तो 1 लाख रुपए में से आप क्या डिविडेंड दोगे 50 लाख बंदों को, या 5 लाख बंदे जितने भी हैं उनको क्या प्रॉफिट दोगे आप? किसी के पास 1 1 रुपया भी नहीं आया इस हिसाब से। तो इसमें आप क्या करते हो, अपनी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं देते हो। ठीक है, तो इससे आपका मतलब आपका प्रॉफिट रहता है, मतलब आपका एज रहता है कि यार हाँ मुझे अपनी चीजें जो गिरवी रखने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फायदे और नुकसान है डेब्ट और इक्विटी की। तो ये हमें अब जो हम कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, जगुआर को टाटा मोटर्स से एक्वायर कर रही है, तो उसको एक्वायर करने के लिए अब उसको जो पैसा लेना है उसको इस हिसाब से मैनेज करेगी कि आगे ये कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो हमने देखो डेब्ट अगर लेंगे तो रिस्क है, क्योंकि आपकी चीजें भी गिरवी पे रखी हुई हैं। बट इसमें क्या है, रिस्क नहीं है। बट इसमें क्या है कि इसमें देखो अब आप शेयर मार्केट में पैसा पैसा मतलब उनको फ्लोट करने जा रहे हो, अपने शेयर फ्लोट करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा यार मेरी कंपनी की बहुत अच्छी कंपनी है। तो उसमें क्या एडवर्टाइजमेंट लगेंगी और आपको बंदे बिठाने पड़ेंगे शेयर मार्केट में, तो उसमें भी पैसा लगता है। तो देखो इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है और ये इजी मेथड है। ये आप किसी बैंक को फोन करो, वो बैंक खुद आपके पास आ जाएगा। तो जो आपका डेट है वो इजी मेथड है। ठीक है, बट इसमें रिस्क ज्यादा है। अब दूसरा केस ले लो जिस शेयर मार्केट का, जिसमें आप डिविडेंड दे रहे हो, वो आपकी मर्जी है डिविडेंड देना है नहीं देना है, तो इसमें रिस्क कम है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो इनिशियल पैसा है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको फ्लोट करना पड़ता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बंदे बिठाने पड़ते हैं, स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको चूज करना है। ठीक है, आपको चूज करना है कि मैंने कौन सा कितना डेब्ट लेना है और कितना इक्विटी लेनी है। ठीक है, तो एक रेशो होता है डेब्ट बाय इक्विटी का। ठीक है, ये कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। और मतलब फॉलो इसलिए करना पड़ता है, जैसे आप आरबीआई की एग्जांपल लो, आरबीआई ने ये सेट किया हुआ है कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब डेब्ट भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप यार उस उधार में ही फंस जाओ, और इक्विटी भी इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि मतलब आपका मतलब डेब्ट उतना ज्यादा बढ़ता रहे। तो इसका एक प्रॉपर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन, एक ऑप्टिमल रेशियो होनी चाहिए, जो मतलब एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो इससे इंपैक्ट करता है। और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उससे आपकी कंपनी की हेल्थ, मतलब जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्लीकेट करती है। जैसे कि मान लो कि आपकी कंपनी के पास बहुत सारा कैश है, तो वो अच्छे से सैलरीज दे पाएगा, अच्छे से अपने खर्चे निकाल पाएगा और आपकी कंपनी के लिए आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज खोज पाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो डेप्ट में फंस गई, वो उधार में फंस गई, या फिर उसको इक्विटी मतलब उसके पास मतलब डिविडेंड देने के पैसे नहीं है, तो लोग उसकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो ये सारी चीजों का मतलब एक कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इवन अगर आप भी हो तो आपके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो बिजनेस फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है कि मनी रिलेटेड विद एवरीथिंग। अगर आपने एक कंपनी को खरीदना है उसके लिए मनी चाहिए, आपने ऑपरेशंस करने हैं कंपनी के अंदर उसके लिए मनी चाहिए, ठीक है, लोगों को पैसा देना है उसके लिए मनी चाहिए, अगर अपने इंटरेस्ट देना है जिससे आपने लोन लिया था उसके लिए पैसा चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस इज रिलेटेड टू द मनी। ठीक है, मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज जैसे मैंने आपको बताया अभी, डेप्ट कितना रखना है, इक्विटी कितनी रखनी है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज लेने पड़ते हैं। उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे आपको एक काम करने के लिए मान लो आपने क्या करना है, एक प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए आपको प्रिंटर चाहिए। एक काम करना है, मान लो आप कंपनी में किसी कंपनी में जा रहे हो, तो उस कंपनी में आपको बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया। उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होगी। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको देखो यार कितनी सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए।
अब मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैंने जैसे आपको बताया ये क्या है, ये मनी है। मनी किस चीज के लिए चाहिए? मनी हर एक्टिविटी के लिए चाहिए, चाहे वो एक मशीन खरीदने के लिए हो, टेंजिबल मशीन, टेंजिबल होते हैं जिसको आप फील कर सको, जिसको आप छू सको, और इनटेंजिबल चीजें जैसे आपको कोई पेटेंट्स लेने हैं, ट्रेडमार्क्स लेने हैं, या टेक्निकल एक्सपर्टाइज लेनी है लोगों से, किसी से नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए भी आपको मतलब मनी चाहिए। और डे टू डे ऑपरेशंस जैसे कि मटेरियल खरीदना है, सैलरीज देनी है, ठीक है, कैश कलेक्ट करना है कस्टमर से, वो सारी चीजों के लिए भी आपको आपको मतलब बिजनेस फाइनेंस होना चाहिए, मतलब आपके पास मनी होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास जो एक, अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हो तो आपके लिए आपके पास कैश होना बहुत जरूरी है। तो कैश को हम बोलते हैं कि बिजनेस फाइनेंस, मतलब मनी होनी चाहिए उसको एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब देखो, समझ लो यार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको आपको जैसे टाटा मोटर्स ने जगुआर को एक्वायर किया था, तो उसको $1 बिलियन चाहिए थे, तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट सोर्सेज एक्सप्लोर करता है कि कहाँ कहाँ से मैं पैसे को जनरेट कर सकता हूँ, कहाँ से पैसा लेके आ सकता हूँ। जैसे बैंक के पास भी जा सकता था, या शेयर मार्केट में भी फ्लोट कर सकता था, बट आप इसमें से चूज करना है इसको भी कहाँ से वो ले कि उसको सस्ता पड़े, और बाद में उसको ऑब्लिगेशंस भी ना हो, रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। और उसके बाद जब पैसा आ गया तो अपनी कंपनी के अंदर वो कैसे उसको चलाएगा, तो वो सारा मतलब अपनी कंपनी में कैसे उसको यूज करेगा, किन चीजों में यूज करेगा, ठीक है। तो वही सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है यार। कैसा पैसा आपने लेके आना है, जैसे आपने मान लो एक बाइक खरीदनी है, तो बाइक खरीदने के लिए अब आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक के पास जाओगे कि किसमें हमें इंटरेस्ट कम मिलेगा, या फिर अपने किसी दोस्त से मांग लोगे जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा। तो इस ये सारी चीजों को ही हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बिजनेस का जो जो हेल्थ होती है, जो मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ होती है, तो वो जानने के लिए, मतलब उसको अच्छा रखने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होंगी तो सैलरीज अच्छे से पे कर पाएगा, आगे ग्रोथ के लिए उसके पास पैसा रहेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, एक फाइनेंशियल हेल्थ अगर बिजनेस की अच्छी रहेगी तो सारी चीजें उससे अच्छी रहेंगी। अब ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर आइटम को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में, जब आप एसेट्स मान लो, उसके मतलब कोई भी चीज मान लो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मान लो, तो हर चीज को ये इम्पैक्ट करता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप पैसे का लेन देन आपका अच्छा है तो इससे क्या क्या चीजें अच्छी होगी? देखो, आपने मान लो कि एक प्लांट लगाना है, एक बड़ा प्लांट लगाना है, तो फिक्स्ड एसेट में जनरेट करना है। तो फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स एसेट्स हो गए जैसे कि आपने एक लैंड खरीद लिया, या फिर एक मशीनरी खरीद ली, तो मतलब जो कि फिक्स्ड है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स क्यों क्यों है? क्योंकि ये आपको फ्यूचर में कमा के दे रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? देनदारियां, जो कि मतलब आपने मतलब फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ेगा, जिसके कारण वो होते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, अब कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है। आपने एक बड़ा प्लांट लगाना है, बड़ा प्लांट लगाने के लिए आपको देखो, आपको बहुत सारा, जैसे जिसने टाटा मोटर्स ने क्या किया था, जगुआर को एक्वायर किया था, कितनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करना है, फिक्स्ड एसेट चाहिए, बड़ा लैंड चाहिए इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए मतलब कितना सारा पैसा इन्वॉल्व है, और इतनी सारी मशीन्स वहां पे हैं। तो वो सारे के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हो कि यार मैंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और मैं कहाँ से लेके आऊंगा, तो उसमें सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं। अब आपने एक बड़ा प्लांट लगाना है, तो उसके लिए एक छोटी छोटी मशीन्स भी चाहिए, ठीक है, आपको प्रिंटर चाहिए, आपको उसके लिए मतलब छोटे टेबल चाहिए, मतलब बैठने के लिए टेबल चाहिए, और उसके बाद वहां पे रॉ मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए। मतलब अगर आप एक गाड़ी बना रहे हो तो उसके लिए आप देखो, गाड़ी बनाने के लिए आपको उसकी बॉडी चाहिए, गाड़ी बनाने की उसके गियर्स चाहिए, उसके लिए मटेरियल चाहिए, उसके लिए आपको टायर्स चाहिए, तो मतलब कितनी छोटी छोटी चीजें भी चाहिए जो फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, ठीक है। तो उसकी को हम, जो छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, मतलब जो कि 1 साल से कम जिसका ड्यूरेशन हो, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप उस चीज को यूज कर पाओ। जैसे कि आप रॉ मटेरियल्स यूज कर लो, ठीक है, तो रॉ मटेरियल को तो आप तुरंत उसी टाइम यूज कर लेते हो। और जो कैश है आपका वो भी करंट एसेट्स में आता है। और इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री क्या होता है, जैसे कि आप मान लो एक प्रोसेस है, ठीक है, उसको प्रोसेस को चलाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल आप क्या करते हो कि उस टाइम अवेलेबल रहना चाहिए जब वो प्रोसेस होना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास रखते हो, कुछ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल अपने पास रखते हो, इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री ज्यादा रखोगे तो उसको स्टॉक करने की, उसको मतलब संभालने की कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, इसलिए आप चाहते हो कि इन्वेंट्री कम से कम रखो। और रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि आपने किसी को उधार दे दिया और बाद में वो बंदा आपको आपको कुछ टाइम के बाद वो उधार आपको मतलब चुकाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स हो गया जिसको हमने पहले 15 दिन के लिए मतलब फ्री में कोई चीज दे दी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको कि 15 दिन के बाद वो हमें चीज रिटर्न कर देगा, उसी को हम बोलते हैं रिसीवेबल्स।
तो एक कंपनी ने जैसे टाटा मोटर्स ने जगुआर को एक्वायर किया, तो उसके लिए मतलब उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ से वो पैसा जनरेट करेगा और कहाँ से मतलब वो उसको पैसे को कैसे यूटिलाइज करेगा, मतलब लैंड खरीदने में या मशीनरी खरीदने में। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अब उसको मतलब एक तो बड़ा लैंड खरीद लिया, मशीन्स बड़ी खरीद ली, अब उसके बाद उसको छोटी छोटी चीजें खरीदनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि उसने छोटे छोटे एसेट्स खरीद लिए, रॉ मटेरियल उसके लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रॉ मटेरियल का, और इन्वेंट्री वहां पे इतनी सारी यूज होगी। ठीक है, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। मतलब उसके लिए मैनेज कैसे करना पड़ता है, जैसे मान लो कि आपने बोला कि मेरी कंपनी है यार, मैं 15 दिन उधार पे भी चीजें दे देता हूँ। तो 15 दिन उधार पे चीजें दोगे तो लोग बहुत सारे आने शुरू करेंगे, बहुत सारे चीजें लोग आने शुरू करेंगे, तो आपकी जो कंपनी में डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज्यादा मतलब स्टॉक इन्वेंट्री वहां पे रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी तो मतलब इन्वेंट्री को मैनेज भी करना पड़ेगा। तो मतलब एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन एक बड़े कंपनी को एक्वायर करने के लिए छोटी छोटी चीजों को भी एक्वायर करना पड़ेगा, और छोटी चीजों को एक्वायर करने के लिए देखो आपको लोन भी देना पड़ेगा लोगों को। लोन लोन इन द सेंस आप बोल सकते हो कि डेटर्स आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट क्या होता है कि आप जैसे आपको आप इसमें एग्जांपल लो, जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते हो, तो क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग करने पे आपको क्या होता है कि आपको कुछ टाइम के बाद उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो देखो जैसे आप 15 दिन के बाद उसको पेमेंट करोगे तो उतना ही ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, उतनी ही ज्यादा डिमांड बढ़ेगी चीजों की, तो उतना ही ज्यादा आपको इन्वेंटरी रखना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के देखो एक लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसके देखो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स में उसका है कि उसको बहुत ज्यादा मतलब अपने जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काम करना है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लोन लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैश। क्योंकि देखो कैश होगा तो कैश में क्या आता है, कैश से वो बहुत सारी चीजें डे टू डे खरीद सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उसको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेना है तो उसको पता होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहा है और किस चीज की डिमांड कितनी है। अगर वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहा है तो देखो उसको अगर जैसे टाटा मोटर्स है वो जगुआर को एक्वायर कर रही है, तो ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो गया कि वो बाद में उसको फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो उसको फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजंस क्या लेने हैं, उसको डेप्ट में जाना है या इक्विटी में जाना है, वो पैसा कहाँ से लेके आना है, तो वहां पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज होती है। उसके बाद जैसे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसे कि मान लो कि उसने जगुआर को एक्वायर किया, वो तो बाद में जाके फ्यूचर को जनरेट करके देगी, फ्यूचर में उसका मतलब प्रॉफिट जनरेट करके देगी। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन में देखो उसको क्या इंटरेस्ट पड़ेगा, उस पर एक्सपेंसेस होंगे बहुत सारे, और डेप्रिसिएशन जो मशीन्स खरीदी हैं, जो उसके पास मशीन्स हैं, या फिर अन्य जो अदर चीजें हैं जो जिसके साथ मतलब एसेट्स हैं जो उसके, वो डेप्रिशिएट भी करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाएगी दिनों दिन। तो ये सारी चीजें भी मतलब उसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो इंटरेस्ट को भी मैनेज करना है, एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, डेप्रिसिएशन जो हो रही है उसको मैनेज करना है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज होती है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज को जो जहां से उसने पैसा लेना है वो कम से कम पैसे पे खरीदना है और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है अपनी कंपनी में, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना है। मान लो कि एक कंपनी ने बहुत सारे शेयर्स अपने फ्लोट कर दिए वहां पे। ठीक है, तो शेयर फ्लोट करने के बाद कुछ बंदे होते हैं जो उस कंपनी के मतलब बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं। अगर एक बंदे के पास या कुछ बंदों के पास 51% शेयर से ज्यादा हो जाए तो वो उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जैसे मान लो कि 10 बंदों ने क्या किया, 10 बंदों ने 51% शेयर खरीद लिए, तो वो उसके क्या हो गए, वो उसके शेयर होल्डर्स हो गए। वैसे तो हर बंदा शेयर होल्डर होता है जिसने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, लेकिन जो ज्यादा कमांड होती है वो उन लोगों के पास होती है जिनके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ शेयर्स हो। ठीक है, तो इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन लोगों का प्रॉफिट करना, जो जिनके पास 51% शेयर है या जिनके पास एक भी शेयर है, उनकी जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है। अगर वो देखो कम कम ब्याज दर पे पैसे लेके आएंगे तो उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर वो कम डिविडेंड देते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा। तो इनसे क्या होगा कि इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके जो पैसे हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स
आप समझ लो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। देखो अब इक्विटी बढ़ेगी, इक्विटी कैसे बढ़ेगी, तो इक्विटी जैसे बढ़ेगी, जैसे मान लो कि शेयर्स फ्लोट किए थे, ठीक है, शेयर फ्लोट करने के बाद अब डिविडेंड देना है इनको, तो अगर देखो इन बंदों की ये अर्निंग ज्यादा होगी, इस कंपनी की अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, तो अर्निंग ज्यादा होने के बाद क्या होगा कि ये बंदा अपने पास कुछ पैसा रखेगा, ठीक है, उस कंपनी के पास कुछ पैसा रखेगा जो कंपनी के अकाउंट में होगा, जैसे 5 करोड़ रखा था, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों को भी देना चाहेगा ताकि वो बंदे उसके साथ जुड़े रहे, तो उसकी इक्विटी को वो इंक्रीज करता है, इक्विटी इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी, ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ लो। अब उसके बाद क्या है कि अगर देखो अब वेल्थ इंक्रीज करना है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करना है, मतलब उसमें जिन जिन लोगों ने पैसा इंक्रीज लगाया हुआ है उन सभी के पैसे को इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज कैसे होता है, जैसे मान लो इस कंपनी की अर्निंग ज्यादा हुई तो स्टॉक मार्केट में उस बंदे का यार नाम बढ़ेगा कि हाँ इस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो उस बंदे में क्या होगा कि उस कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होने से स्टॉक मार्केट में उस शेयर का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो प्राइस इंक्रीज होगा तो उस बंदे को उस पैसे, अगर उसने 10 रुपए लगाए थे अब उसको वही वही शेयर 20 रुपए का हो गया, तो उसके पास मतलब एडवांटेज रहेगा कि हाँ मैंने 10 रुपए उस शेयर से कमा लिए, तो उससे उसका वेल्थ इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब वेल्थ इंक्रीज करने के लिए एक दूसरी चीज क्या है कि आपने जो कॉस्ट है उसको कम करना है। कॉस्ट किस चीज से कम हो सकती है कि जहां से आप लोन ले रहे हो उसके लिए आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो कम से कम इंटरेस्ट दो, तो इंटरेस्ट आप कम से कम तब दोगे जब आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आप अपनी अंदर कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आप उसको मतलब एफिशिएंटली करो ताकि आपको मतलब बेस्ट मेथड काम करने के लिए लगे और आपका खर्चा कम से कम हो। खर्चा कम से कम होगा तो आपके पास जो इंक्रीज ऑफ इनकम ज्यादा होगा, इंक्रीज ऑफ इनकम ज्यादा होगा तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अब फाइनेंशियल डिसीजंस एक कंपनी ने लेने हैं तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस पे, मतलब अगर आपने इन 3 मेजर इश्यूज हैं जो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, इसको हम एक एक करके समझेंगे, तो उसमें फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने एक मशीन खरीदनी है बड़ी, एक बड़ा लैंड खरीदना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस पे हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और एक होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, देखो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो देखो आपने क्या किया, आपने एक ओल्ड मशीन से उसको न्यू मशीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये आप क्यों कर रहे हो, आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करो, तो उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसके साथ कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर आपने मान लो कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपकी कंपनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया तो यार आप सोचो कितना सारा पैसा इन्वॉल्व है। जैसे जगुआर को एक्वायर किया तो जगुआर में कितना सारा पैसा बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा दिए, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, अगर उसका प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो सारी कंपनी बैठ जाएगी, ठीक है। टाटा मोटर्स को जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उसको भी नुकसान होगा। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या आता है कि जैसे आपको मान लो कि जैसे आपके पास कैश है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स है, ये सारे डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए जो यूज होती है मनी, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। उसको एफिशिएंटली मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपका देखो प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो आप डे टू डे कोई काम कर रहे हो, कभी हो सकता है कि आपका अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, कभी अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे ही बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करती है। बट जो लिक्विडिटी होती है, मतलब आपके पास कितना कैश है, अनफोर्सीन मतलब जो मतलब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कभी भी कैश क्रंच हो सकता है, मतलब आप इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हो मंथली जो आपको बैंक को करनी है, तो उसके लिए कैश पोजीशन होना बहुत अच्छा है, होना चाहिए। जैसे सैलरीज पे करनी है तो उसके लिए कैश पोजीशन होना बहुत जरूरी है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंपनी के लिए। उसने अपनी कंपनी की सैलरीज देने हैं, अपना प्रोसेस चलाना है, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, और बैंक का जो इंटरेस्ट है वो देना है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसको जो फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, सबसे पहले तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो बहुत सारा पैसा लगा भी सकती है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए जैसे उसने एक इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब टाटा मोटर्स ने बिलियन ऑफ डॉलर्स को लगाए थे जगुआर को एक्वायर करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले उसको कैश पोजीशन अपनी समझनी पड़ेगी कि उसके पास कितना पैसा है, क्या वो इतना पैसा जनरेट कर सकता है कि वो मतलब एक टाटा मोटर एक जगुआर जैसी कंपनी को एक्वायर कर ले। और उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न,
रिटर्न, अगर मान लो कि उसने इतना सारा पैसा लगाया है तो वो एक्सपेक्ट भी करता है कि उससे उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अगर अच्छा रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो क्यों इतना पैसा लगाएगा। तो तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब देखो, अब उसने उसने मतलब उसके पास ऑप्शंस है, मान लो कि उसको एक प्रोजेक्ट ये भी कर सकता है, वो दूसरा प्रोजेक्ट भी कर सकता है, तीसरा प्रोजेक्ट भी कर सकता है। तो इसमें वो सारा कुछ चेक करेगा कि हाँ यार, मतलब अगर मैं इसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे कितना पैसा लगेगा, कितना कैश लगेगा, कितना मुझे रेट ऑफ रिटर्न आएगा और कितना मुझे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देख के ही वो एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है आपने, मतलब एक जगुआर को एक्वायर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैश देखना है कि आपके पास कैश है या नहीं है, वो प्रॉफिट कितना अच्छा जनरेट करके देगा, और उसके बाद उसमें कितने सारे मतलब एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, उसके बेस पे आप एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो। उसके बाद देखो, आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको वो पैसा जनरेट करके लेके आना है। वो दो तरह से जनरेट हो सकता है। एक तो आपको लॉन्ग टर्म जो आपको लैंड खरीदना है, एक मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, और एक डे टू डे एक्टिविटीज है उसको चलाने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल चलाने के लिए या फिर आपको सैलरीज देने के लिए, वो सारे वर्किंग कैपिटल में आते हैं और वो शॉर्ट टर्म होते हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजंस को समझ लो, ठीक है। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज मैंने आपको बताया दो तरह के हैं, एक डेट है और एक है इक्विटी। जैसे आप डेट होता है ना, उसको हम बोलते हैं बोरोड फंड्स, मतलब खरीदना, जैसे आप बैंक से कुछ पैसा उधार लेते हो, बोरो करना, उधार लेना। और दूसरा होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड को हम बोलते हैं इक्विटी फंड्स, जो कि हम बोलते हैं कि आप शेयर मार्केट में चले जाओ और शेयर मार्केट में जाके आप पैसा ले लो। जो डेट है, डेट मैंने आपको बताया कि आप जैसे बैंक से पैसा लेते हो तो वो रिस्की है, उसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है, नहीं तो बैंक आपके एसेट्स को एक्वायर कर लेगा। दूसरा क्या है कि शेयर होल्डर्स फंड्स, वो रिस्की नहीं है, बट उसमें क्या है कि उसमें ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में आपको क्या है कि शेयर को फ्लोट करना पड़ता है, आपकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है और वहां पे बंदे बिठाने पड़ते हैं, तो वो कॉस्टली है। डेब्ट क्या है, वहां पे इजिली आप किसी भी बैंक को फोन करो, वो आपके पास आ जाएगा। अब फाइनेंशियल डिसीजंस में देखो, मैंने ये आपको बताया कि देखो कैसे एक जो डेट है वो मतलब चीपर है, और जो आपका जो इक्विटी है वो कॉस्टली है इनिशियल कंडीशन में, बट जो डेप्ट के साथ है वो रिस्क इन्वॉल्व है, और जो आपका इक्विटी है उसके साथ रिस्क कम इन्वॉल्व है। और उसके साथ देर इज ऑल्सो अ फ्लोटिंग कॉस्ट। जैसे इक्विटी, आप इक्विटी फ्लोट करते हो तो फ्लोट उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, वहां पे आपको बंदे को बिठाना पड़ता है, आपकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो आपको एक एंटरप्राइज में जो फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आपको एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बिठाना है कि मुझे कितना डेप्ट रखना है, कितनी मुझे इक्विटी लेनी है, कितना मुझे रिस्क लेना है, और कितना मैं चाहता हूं कि मुझे पैसा कम से कम पैसे कॉस्ट पे मिले। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस, रिस्क और कॉस्ट, दोनों को ध्यान में रख के आप एक फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, देखो सबसे पहले तो कॉस्ट, आप कितनी, अब डेप्ट है, डेट क्या है, मतलब बैंक से उधार लेना, वो आपको कम पैसे में मिल जाता है, उसके लिए कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आप एक फोन कॉल पे आप मतलब पैसा जनरेट कर सकते हो। तो एक कॉस्ट मतलब फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करती है। अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आप डेप्ट की तरफ जाओगे, अगर रिस्क कम लेना है तो रिस्क कम लेने के लिए आप क्या करोगे, इक्विटी की तरफ जाओगे, क्योंकि उसमें आपको डिविडेंड जो पे करना है उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि पे करना ही करना है, बट डेप्ट में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। फ्लोटेशन कॉस्ट, देखो फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी में ज्यादा होती है, तो आप डेप्ट की तरफ जाओगे, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट में उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, बंदे बिठाने पड़ेंगे। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर उसके पास अच्छी कैश फ्लो है तो हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि आप डेप्ट की तरफ जाओ, क्योंकि देखो डेप्ट करने से क्या होगा कि आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। लोन आसानी से मिलेगा तो आपको क्या होगा कि मतलब कोई आपको क्या है, आप इजिली इंटरेस्ट भी पे कर दोगे और आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सकता है। तो कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी डिटरमाइन करती है फाइनेंशियल डिसीजन को कि आपने डेट लेना है या इक्विटी लेनी है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है, मतलब आपका इनकम है 3 लाख और आप 2 लाख तो सैलरीज में दे देते हो, तो आप कहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे यार। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप डेप्ट को अवॉइड करते हो। कंट्रोल कंसिडरेशन, आप मान लो कि किसी कंपनी को आपने शेयर फ्लोट करने शुरू कर दिए, ठीक है, शेयर फ्लोट करने शुरू किए तो लोगों ने शेयर खरीदने शुरू कर दिए, और कुछ बंदों ने तो 51% पर शेयर से भी ज्यादा खरीद लिए, तो वो कंपनी पूरी की कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, तो आपके हाथ से वो कंपनी छीन सकते हैं। तो इसमें भी ये चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अब सेकंड लास्ट है कि स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब अगर हेल्थ मार्केट, कैपिटल हेल्थ मार्केट बहुत अच्छी होगी, एक स्टॉक मार्केट अच्छे से ग्रो करेगी, सेंसेक्स रोज की रोज बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपको पता है कि यार हाँ यार स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा है, लोग मतलब मेरा जो कंपनी का 10 रुपए का शेयर, अगर मैं 20 रुपए का शेयर भी कर दूं तब भी वो मेरे शेयर को खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। तो अगर स्टॉक मार्केट अच्छा है तो आप इक्विटी की तरफ जाते हो, मतलब शेयर फ्लोट करने की तरफ जाते हो। अब लास्ट डिसीजन जो फाइनेंशियल डिसीजन को इम्पेक्ट करता है वो है डिविडेंड डिसीजन। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया,
इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया अभी कैश कहाँ से लेके आओगे, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन भी हो गया। अब आपकी कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट को आपने डिविडेंड देना है। अब जिन बंदों से आपने पैसा लिया था उन बंदों को कुछ दोगे भी ना, तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। शेयर होल्डर्स को भी आप पैसा देते हो, ठीक है, कोई अन्य बंदे को नहीं देते। तो जितना आपने प्रॉफिट निकाला है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आप अपने पास रख लेते हो, जो आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हो, कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज करते हो, और कुछ हिस्सा आप मार्केट में फ्लोट कर देते हो, मतलब मार्केट में दे देते हो उनको। तो उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। अब फैक्टर्स जो डिविडेंड को अफेक्ट करते हैं, देखो सबसे पहले तो समझ लो, अगर आपकी अर्निंग अच्छी होगी तो आप उतना पैसा, अगर मान लो कि एक कंपनी ने 10 करोड़ रुपए लगाए, 10 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, और एक कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, तो इसमें भी कुछ शेयर्स वाले बंदे थे जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे, और इस कंपनी में भी शेयर है, इस कंपनी में भी इन लोगों ने पैसा खरीदा हुआ है। तो 100 करोड़ में से उसने अपने पास रख लिया, मान लो 70 करोड़ रख लिया, और 30 करोड़ इन लोगों को दे दिया, जबकि यहाँ पे उसने 7 करोड़ रखा था और 3 करोड़ दिया था। तो एक बंदे के पास आप सोच सकते हो कितना ज्यादा पैसा आ रहा है। तो अगर एक कंपनी अच्छा अर्न कर रही है तो वो ज्यादा डिविडेंड देगी, और उस जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो ज्यादा खुश रहेंगे और उस कंपनी के साथ बने रहेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर एक कंपनी है उसके पास पता है कि यार मैं हाँ हर साल 70 करोड़ रुपया और या 100 करोड़ रुपया अर्न कर रही हूँ, तो वो आराम से डिविडेंड देती रहेगी। अगर एक कंपनी है जो एक साल में उसने 3 करोड़ अर्न किया, दूसरे साल 2 करोड़ अर्न किया, तीसरे साल बस 10 लाख पे आ गई, तो वो कहाँ से डिविडेंड पे कर पाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेइंग द डिविडेंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स भी होना चाहिए। देखो आप एक कंपनी है, मतलब एक शेयर होल्डर्स है, तो शेयर होल्डर्स आपके मतलब कंपनी में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको पता है कि वो आपके शेयर्स खरीदेंगे, तो आप भी क्या करते हो कि उनको पैसा देते रहते हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी भी खराब होती है, बट आप उनको पैसा खुश करके रखते हो कि वो हमारी कंपनी के साथ बने रहें। तो वो भी एक मेथड है। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर एक कंपनी देखती है कि हाँ मेरे पास यार ग्रोथ, मेरे पास चांसेस हैं कि मैं आगे ग्रोथ कर सकती हूँ, तो वो क्या करेगी, वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रखना शुरू कर देगी, वो डिविडेंड कम से कम पे करेगी। तो ये चीज आप याद रखो कि अगर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो वो ज्यादा पैसा अपने पास रखेगी और डिविडेंड कम पे करेगी। कैश फ्लो पोजीशंस अगर कंपनी की अच्छी हैं, मान लो कि अगर उसके पास शॉर्ट टर्म बेसिस के पे करने के लिए, मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा है, ठीक है, उसके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो वो उसी हिसाब से डिसीजन लेगी, वो डेप्ट की तरफ भी जा सकती है, ठीक है, वो डिविडेंड भी अच्छा पे कर सकती है। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, अब शेयर होल्डर्स के ऊपर सारा कुछ तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो 10 करोड़ रुपए कमा भी लिया, 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 51% शेयर है, अब उसी के ऊपर ही है कि यार उन्होंने डिविडेंड देना या नहीं देना। वो चाहे तो 1 रुपया भी ना दे, वो दे तो सारा पैसा भी दे सकते हैं। तो ये सारा शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, मान लो कि एक कंपनी है जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए, अब इस पे 30% उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट ज्यादा है, तो उसके पास क्या बचेगा, तो वो क्या डिविडेंड देगी। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो डिविडेंड कम पे करती है। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस कैसी हैं, मान लो कि एक कंपनी है जिसमें इन्वेस्टर्स ने मतलब वहां पे इन्वेस्ट किया, तो वो क्या करता है कि उसको भी एक्सपेक्ट करता है कि यार हाँ यार स्टॉक मार्केट में मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं भी उस कंपनी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे आपने मान लो कि कंपनी का शेयर खरीदा, टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार हाँ वो मुझे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगी, ठीक है। तो उस चीज पे भी डिपेंड करता है, आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको डिविडेंड का ऑब्लिगेशन हो जाता है कि हाँ यार मुझे डिविडेंड देना ही पड़ेगा इस केस में, नहीं तो मेरी स्टॉक मार्केट कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है। एसेस टू कैपिटल मार्केट, अब कुछ कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनको आसानी से पैसा मिल जाता है, ठीक है, और कुछ कंपनीज हैं जिनको मतलब बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है, तो दोज कंपनीज टेंड टू पे हायर डिविडेंड्स। जिनको अच्छा पैसा मिल रहा है वो अच्छा डिविडेंड देते हैं, और जिनको पैसा ही नहीं मिल रहा वो डिविडेंड कैसे देंगे। लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब एक कंपनी का फाउंडेशन है, उसकी कंपनी एक्ट ही है कि उसको डिविडेंड देना ही देना है, तो भी उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने एक कंपनी एक शेयर होल्डर से पैसा लिया और आपने उसको मतलब उसको बता दिया कि हाँ यार मैं तुझे ना 1 साल के बाद मतलब कुछ पैसा दूंगा, तो वो क्या हो गया, वो भी आपके एक तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स हो गए, वो आपकी एक बाउंडिंग होगी, रिस्ट्रिक्शंस होगी कि आपको एक बंदा जिससे आपने पैसा लिया उसको कुछ पैसा देना ही देना है,
ठीक है। अगर आप उसको नहीं दोगे पैसा तो वो बंदा आपके साथ कैसे जुड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज है, देखो आपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए, अभी कहाँ से पैसा लेना है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि यार देखो आपने, आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आने के बाद आपने अब उस पैसे को कब यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि ब्लूप्रिंट है, फाइनेंशियल फाइनेंस का ब्लूप्रिंट है कि ऑर्गेनाइज में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें हमने पैसे को कैसे यूज करना है। और इसको हम बोलते हैं कि यार जो जिस टाइम हमें पैसा चाहिए हो वह उस टाइम पैसा अवेलेबल होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। तो ये लाइन याद कर लो कि जब पैसे की जरूरत हो तब पैसा रेडली अवेलेबल होना चाहिए। इसका देखो, ये सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या अंतर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या अंतर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चूज करता है कि कहाँ से पैसा लेना है, कितना सस्ता पैसा हमें मिलेगा, ठीक है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट को चूज करता है, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये डिसाइड करता है कि हमारे पास जब हमें जरूरत है उस टाइम हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके ऑपरेशन स्मूथली काम करेंगे। अगर एक मान लो कि एक मतलब मशीन है, ठीक है, उसको चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो आपको पता है कि ये 2 दिन के बाद रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप उसको पहले से ही खरीद लोगे, पहले से ही 3-4 दिन से पहले ही उसको रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा दोगे। तो मतलब उस टाइम उस कंपनी को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए था वो वहां पे अवेलेबल था, तो वो स्मूथ जो ऑपरेशन है कंपनी के वो अच्छे स्मूथली हो पाएंगे। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। अब फाइनेंशियल प्लानिंग को देखो, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो जब पैसा चाहिए तब अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड, जो मतलब कंपनी के रिसोर्सेज हैं मतलब उसको कंपनी ज्यादा ना यूटिलाइज कर ले, इसके लिए आप क्या करते हो, एक बजट बनाते हो। बजट बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप हर हेड पे बजट बना देते हो, जैसे प्रोडक्शन में हम इतना पैसा लगाएंगे, ठीक है, क्वालिटी में हम इतना पैसा लगाएंगे, या पहले ही उनको बता देते हो, तो उनको क्या होता है कि वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते, मतलब इस चीज से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते। तो एक फर्म के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि मतलब वो अपने रिसोर्सेज को अननेसेसरली यूज ना करे, मतलब सरप्लस मनी को, जो उसके पास एक्स्ट्रा मनी है उसको वो अच्छे काम में ही लगाए, जैसे कि मशीन खरीदने में लगाए, लैंड खरीदने में लगाए। तो इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फंड्स को जब उसको जरूरत है उस टाइम पे लगाए और बजट से ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम ना कर पाए, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली यार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो दोनों जगह ही होती है, बट बेसिकली वो बाहर से जो पैसा लेके आते हैं उसमें यूज होती है, ठीक है। चलो, अब लॉन्ग टर्म गोल्स, जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बताई है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स होते हैं, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपको जो बजट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो प्लान्स आपके 1 साल के कम के लिए बने वो होते हैं बजट्स, और अगर उस टाइम से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, वो आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, ठीक है। अब आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो सेल्स फोरकास्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। सेल्स फोरकास्ट से स्टार्ट होने के बाद आप फोरकास्ट करते हो कि यार मेरी कितनी सेल होगी, तो उस सेल के मुताबिक आप क्या करते हो, आप अपनी प्लानिंग करते हो कि हाँ मुझे कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए, कितना मुझे लैंड चाहिए, और कितनी मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। उसके मुताबिक आप रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स को जनरेट करते हो। तो उसके बाद आपका केस आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्या करते हो, आप सेल्स फोरकास्ट करते हो। सेल्स फोरकास्ट करने के बाद आप देखते हो कि यार हाँ इतने सेल्स फोरकास्ट है, तो मुझे अगर मुझे 30 करोड़ रुपया इस बिजनेस से मिलेगा तो उसको लगाने के लिए मुझे कितनी मशीन्स चाहिए, कितने मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, तो उसको आप कितना आप मतलब बाहर से लोगे, कितना आप अंदर से लोगे। तो अगर आपने बाहर से चूज कर लिया तो उसके लिए आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज करते हो। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले तो जो फोरकास्ट करने में आपको हेल्प कर देता है। मान लो कि आप प्रोडिक्ट कर रहे हो कि 20% सेल होगी, लेकिन अगर आप 10% होगी, 30% होगी, तो उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे। तो ये सारा आप पहले से ही प्रोडिक्ट कर लेते हो कि हम अगर 10% हुई अपनी सेल हुई तो हम उसके लिए ये अल्टरनेटिव मतलब ये मेथड चूज करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, एक फोरकास्ट करने में भी आपको हेल्प करता है। दूसरा, आपको देखो आपको अननेसेसरी जो सरप्राइजेस जो आप जानते हो कि अगर मेरा 10% प्रॉफिट ही होगा सिर्फ, तो उसके लिए मुझे बैंक को लोन देना है या कुछ और, जहां से मुझे पैसा लिया उसको पैसे देने हैं, तो उसको आप मतलब पहले से ही तैयार करके उस सिचुएशन को आप पहले से ही मतलब बना के रखते हो कि इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। कोऑर्डिनेट करता है वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज में, जैसे मान लो कि सेल्स और प्रोडक्शन है, तो अगर आपका 10% प्रॉफिट हो रहा है, सेल हो रही है, तो आप उस कंडीशन में अपना प्रोडक्शन कितना रखोगे, तो उसमें भी हेल्प करता है। डिटेल एक्शंस बताता है, मतलब इसमें क्या है कि आप एक बजट बना देते हो। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म में आप क्या करते हो, बजट बनाते हो। तो बजट
बजट बनाने से क्या है कि आपकी जो जो वेस्ट है, मतलब अननेसेसरी आप ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाओगे, आपको इसी बजट के अंदर मतलब 2 करोड़ के अंदर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस करता है जो वेस्ट और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और गैप्स को। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के वक्त आपको पता है कि आप फ्यूचर के लिए मतलब जब किसी चीज का फाइनेंस का जरूरत है तो उस टाइम वो फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। आपको 10 तारीख को तो सैलरी आनी है, तो 10 तारीख को आपको वो फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। तो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ लिंक करता है। और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में भी लिंक का काम करता है। जैसे आपने मान लिया कि आपने 10 करोड़ लगानी है, ठीक है, 10 करोड़ लगाने के लिए आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि मैंने डेप्ट की तरफ जाना है और इक्विटी की तरफ जाना है। तो अब डेप्ट और इक्विटी की तरफ तो चले गए, लेकिन आपको पता है कि वो आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, तो वो तो फाइनेंशियल प्लानिंग बताएगा कि आपको आपको ये चीज मतलब आपको 1 साल के बाद चाहिए, ठीक है, तो वो आपको 1 साल के लिए फिर लोन लोगे। तो एक लिंक का काम करता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन के बीच में। और आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने में भी, इवैल्यूएट करने में भी ईजियर रहता है, क्योंकि देखो आपने क्या किया, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग में बताया कि हाँ यार मैंने आपको सारी चीजें दे दी, एक प्रोसेस में सारी चीजें दे दी, उसको पैसा भी दे दिया, रॉ मटेरियल भी दे दिया, तो वो काम अच्छे से होना चाहिए। अगर वो काम अच्छे से नहीं हो रहा तो आप उसको इजीली मेजर कर सकते हो और आपको पता लग सकता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो आप उस टाइम पे पैसा अवेलेबल होना चाहिए था, अगर वो नहीं अवेलेबल हो रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। अब एक कंपनी है, एक कंपनी ने देखो फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि मैंने यार मैंने डेब्ट की तरफ जाना है या इक्विटी की तरफ जाना है, तो उसी को हम बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की कैसी है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर वो डेब्ट ले रही है, जब मतलब पैसे को कैसे मैनेज कर रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है उस कंपनी में, ठीक है, वही होता है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर। 2 तरीके से आ सकता है, मैंने आपको बताया, या तो बोरो कर ले, बोरो करके आप बैंक से लोन ले सकती है जिसको हम बोलते हैं डेट, और अगर या फिर वो क्या कर सकती है, वो ओनर्स के पास जा सकती है, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स के पास जा सकती है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो में। डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो का मतलब होता है डेब्ट मतलब बैंक से और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर से। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। जैसे आरबीआई का मैंने एग्जांपल दिया, अगर आरबीआई ने सेट किया हुआ है कि अगर डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो लेस देन 2 होनी चाहिए, अगर आपका 2 से ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा उधार हो जाएगा, ज्यादा उधार हो जाएगा तो वो भी नुकसानदायक है। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक में क्या है कि बैंक में तो आप सीधा जाओ, एक बंदे को फोन करो, वो बंदा आपके पास आ जाता है, बट शेयर मार्केट में तो आपको फ्लोट करना पड़ता है, आपको वहां पे बंदे बिठाने पड़ते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो जो डेब्ट है वो चीपर है, ठीक है, बट रिस्की ज्यादा है क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन हो जाता है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना पड़ता है। अब फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि आपको पेमेंट ऑब्लिगेशंस होगी, आपने किसी से 10 करोड़ रुपया लिया तो 10 करोड़ रुपया आपने उसको वापस करना है, तो वो एक फाइनेंशियल रिस्क हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एज अ कंपनी ओनर आपको चूज करना है कि यार मैंने कितना डेट रहना है, कितना इक्विटी लेनी है, तो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन आपने बिठाना है। और उसको बिठाने के लिए आप क्या करते हो, फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला होता है। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। आप कितना डेप्ट रखना, मतलब डेप्ट रखना तो वैसे जरूरी है ही है, उधार लेना तो जरूरी है ही है, तभी पैसा आएगा, तो वो कितना होना चाहिए, तो वो फाइनेंशियल लिवरेज उसको कंप्यूट करता है डेप्ट अपॉन इक्विटी को। अगर फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज कर रहा है तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखो आप ज्यादा पैसा उधार ले रहे हो, ठीक है, आप बैंक के पास जा रहे हो, सीधा बैंक के पास जा रहे हो, तो आपको एक फोन कॉल पे वो आ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई मतलब प्रमोशन नहीं करना पड़ा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ा, कोई बंदा नहीं बिठाना पड़ रहा, तो ये एक चीपर मेथड है, बट इसके साथ रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। तो फाइनेंशियल लिवरेज जहां पे ज्यादा होगा वहां पे डेप्ट ज्यादा होगा, ये चीज याद रखना कि जहां पे फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा वहां पे डेप्ट ज्यादा होगा। डेप्ट ज्यादा होगा तो आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट बाद में इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन हो जाएगा, आपको वो पेमेंट करना ही करना है, तो वो एक तरह का आपका फाइनेंशियल रिस्क हो गया है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि आपको पेमेंट ऑब्लिगेशन हो जाती है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल में देखो क्या क्या करता है बंदा, बंदे की इनकम है देखो 10 लाख, और अगले साल उसकी 20 लाख हो जाती है, अगले साल 30 लाख हो जाती है। ठीक है, तो डेप्ट और इक्विटी वो किसकी तरफ जाए? ठीक है, डेप्ट में क्या है कि उसने उधार ले लिया, इंटरेस्ट पे पैसा ले लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि उसका देखो पैसा तो इंक्रीज करता ही जा रहा है, पैसा इंक्रीज करता है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न देखो कितना ज्यादा होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट तो उतना ही है, 10% का 10% ही है, तो वो आराम से पे कर देगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो डेप्ट की तरफ जाएगा, मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं इसको हम। जहां पे वो क्या करता है, वहां डेप्ट की तरफ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इन केस रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, मतलब जो उसका इनकम है वो ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे, हम डेप्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल ले लो कि बंदे की इनकम है 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, अब इंटरेस्ट रेट है 10%, 10% और 10%,
ठीक है। अब उस केस में क्या करोगे, देखो अब इंटरेस्ट रेट, अब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अगर उसकी रिटर्न अच्छी होगी है तो जैसे मैंने प्रीवियस केस में बोला था कि अगर उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन इंटरेस्ट है, तो उस केस में तो उसको प्रॉफिट होगा, तो वो डेट की तरफ जा सकता है। लेकिन इस केस में देखो 3 लाख सिर्फ उसका प्रॉफिट है, उसमें अब वो सैलरीज देगा, वेजेस देगा। अब मान लो कि टैक्स रेट बढ़ गया, ठीक है, टैक्स रेट बढ़ गया तो उसका क्या होगा कि मतलब 3 लाख में से भी कम हो जाएंगे पैसे, 3 लाख में से मान लो कि 2 लाख रुपए रह गए। अब 2 लाख पे इंटरेस्ट रेट तो उतना ही है, तो उसमें क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो लेस देन इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो आप डेट की तरफ नहीं जाओगे, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट रिकमेंडेड। आप क्या करोगे इस केस में, डेट लेना मतलब सही नहीं है। तो आप इन फाइनेंशियल फार्मूलाज को यूज करते हो, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में आप इन चीजों को यूज करते हो कि यार मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से ज्यादा है तो डेब्ट की तरफ जाऊं, अगर कम है तो मैं डेब्ट की तरफ ना जाऊं। तो ये हेल्प करते हैं फार्मूलाज एक मतलब डिसीजन लेने में, कैपिटल स्ट्रक्चर को मतलब उसको फिक्स करने में, कैसा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। A factor affecting the choice of capital structure, सबसे पहले तो कैश फ्लो पोजीशन उस कंपनी की कैसी है। मान लो कि साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज हैं वो मस्ट बी ग्रेटर देन बोरिंग होनी चाहिए। अगर कैश फ्लोज नहीं होंगे उस कंपनी के पास तो वो कहाँ से सैलरीज पे करेगा, कहाँ से इंटरेस्ट पे करेगा। तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छे होने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसी है, मान लो कि वो उसकी जो अर्निंग है वो इंटरेस्ट से आप उसका रेशो निकालते हो, अगर वो रेशो देखो 5 टाइम्स हो गया तो आप मान सकते हो कि वो डेब्ट ले सकता है यार, वो इंटरेस्ट ले सकता है। अगर वो इनकम से उसकी मतलब 1 टाइम है इंटरेस्ट के, तो वो कहाँ से इंटरेस्ट पे कर पाएगा, ठीक है। तो इस केस में उसको रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो डेब्ट ले, मतलब इंटरेस्ट पे पैसा ले। अब सेकंड केस क्या है, जो पहले वाला केस है यार, ये तो मतलब क्लियर पिक्चर नहीं है कि यार हाँ अर्निंग अपॉन इंटरेस्ट से हम कोई मतलब एक्यूरेट डिसीजंस नहीं ले पाते। तो एक्यूरेट डिसीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो लेके आते हैं। डेब्ट कवरेज सर्विस रेशियो क्या है कि जैसे यार आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, ठीक है, तो प्रॉफिट था, उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे एक मशीन है, 5 साल के बाद उस मशीन में वेयर एंड टियर होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस केस को आप कंसीडर करते हो कि यार वो तो 5 साल के बाद होगी, तो अभी हम उसको पैसा को क्यों सब्ट्रैक्ट करें, तो उसको डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हो। ऐसे ही आप इसके साथ जो दूसरी चीजें ऐसी ही हैं डेप्रिसिएशन जैसी है उसको भी ऐड कर देते हो और उसको डिवाइड करते हो आप टोटल जो जितना भी आपको इंटरेस्ट देना है या फिर आपने जितनी भी रीपेमेंट करनी है पैसे की, तो वो सारे को आप डिवाइड करते हो। तो आप देखते हो कि अगर मेरी अर्निंग उस सारे पैसे जो मैंने देना है, ठीक है, उससे ज्यादा है, तो उस केस में आप रिकमेंड करते हो कि हाँ यार मैं डेब्ट की तरफ जा सकता हूँ। उसको बोलते हैं हम डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, वो कितना कवर कर सकता है डेब्ट को, इसको हम, ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है एज कंपेरिजन टू द प्रीवियस मेथड। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से ज्यादा है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से ज्यादा है तो इस केस में क्या करोगे आप डेट की तरफ जाओगे, आप उधार ले लोगे। लेकिन अगर दूसरे केस में इंटरेस्ट कम है, ठीक है, और मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से कम है, तो उस केस में आप डेट बिल्कुल मत लेना, आप उधार में फंस जाओगे और आपको मतलब ऑब्लिगेशंस हो जाएंगी। वो बैंक का आपका मतलब एसेट्स को एक्वायर कर सकता है, आपकी मतलब जो आपने गिरवी रखी थी चीजें उसको वो एक्वायर कर सकता है। अब देखो किस केस में ये ऑप्टिमल होता है, ऑप्टिमल उस केस में होता है जैसे देखो यहाँ पे तो मतलब अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है, आपकी कंपनी मतलब अच्छी ग्रो कर रही है और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप बैंक से उधार ले सकते हो, तो आप डेब्ट की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी में सिर्फ इनकम ही 2-3 लाख रुपए है और आपकी सैलरीज बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट कैसे पे कर पाओगे। तो उस केस में अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन इंटरेस्ट है तो उस केस में आप डेब्ट की तरफ मत जाना। अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अगर मतलब एक बैंक है आपको कम पैसे पे मतलब उधार दे रहा है तो आप उसकी तरफ जाओगे। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट पे भी एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करती है कि आपने डेब्ट की तरफ जाना है या इक्विटी की तरफ जाना है। टैक्स रेट क्या है, अगर मान लो कि टैक्स रेट कम है तो टैक्स रेट में क्या है कि डेब्ट में क्या होता है, अगर टैक्स रेट कम है तो टैक्स रेट से क्या होगा कि डेब्ट आपको रिलेटिवली इजियर होता है। इसमें क्या है कि आपको फाउंडेशन, देखो एक चीज समझ लो, जैसे आप डेब्ट उधार लिया तो उसमें आप इंटरेस्ट पे करते हो तो इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिविडेंड देते हो, ठीक है, डिविडेंड देते हो तो उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। इस चीज को आप ऐसे समझो, मान लो कि आपकी 10 करोड़ रुपए इनकम थी, ठीक है, उसमें से आपने 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दे दिया, तो आप इस केस में आपको टैक्स लगेगा 9 करोड़ पे लगेगा, ठीक है। अब दूसरा केस मान लो 10 करोड़ इनकम थी और आपने 1 करोड़ डिविडेंड दे दिया,
ठीक है, डिविडेंड दे दिया इस केस में, तो आपका 10 करोड़ पे टैक्स लगेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट है जो अभी हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता। तो इस केस में जहाँ पे आपके टैक्स रेट्स हाई हैं, ठीक है, तो टैक्स रेट्स हाई हैं तो वहां पे डेब्ट को आप प्रेफर करोगे, क्योंकि इस पे आप जो पैसा दोगे उस पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो ये इस चीज को समझ लो, देखो स्टॉक ओनर एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी विच इज कमेंसुरेट विद द रिस्क दे आर अज्यूमिंग। मतलब अगर एक बंदा एक इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता है कि यार हाँ मतलब यार इसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो चाहेगा कि हाँ मेरा भी यार मतलब मैं रिस्क ले रहा हूं तो मुझे भी ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो एक बाउंडेशन हो जाएगी कि यार हाँ यार मतलब अब उस बंदे को ज्यादा पैसा चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आपका अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको आपको अर्निंग तो देनी है, अब उस बंदे को देनी है, तो आपका अर्निंग कम हो जाएगा। आपका अर्निंग कम होगा तो आप उस केस में इक्विटी की तरफ नहीं जाओगे, आप उसको डेब्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, जहां पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। तो रिस्क इन्वॉल्व होने के साथ साथ जो बंदे वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमें भी ज्यादा प्रॉफिट हो, हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप डेब्ट की तरफ जा सकते हो, आप इक्विटी को अवॉइड कर सकते हो। अब फ्लोटेशन कॉस्ट है, अब देखो एक मैंने आपको बताया कि इक्विटी को फ्लोट करते हो, तो इक्विटी फ्लोट करने पे क्या होता है कि आपको वहां पे बंदे बिठाने पड़ते हैं, आपको शेयर मार्केट में अपनी नॉलेज अपने कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, तो उस सारी चीजों में पैसा लगता है। तो इस केस में आप क्या करते हो, इक्विटी की तरफ नहीं जाते जहां पे ये ज्यादा पैसा लग रहा है, तो आप डेब्ट की तरफ जाते हो, डेब्ट इजियर, आप एक फोन करके बंदे को बुला सकते हो। रिस्क कंसिडरेशन, देखो रिस्क सबसे ज्यादा डेब्ट में इन्वॉल्व है, क्योंकि देखो आपको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं, आपको वो इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ता है, तो आप उस केस में इक्विटी की तरफ जा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, अब आप मान लो कि एक बंदा बार बार लोन ले रहा है, बार बार लोन लेगा तो यार वो बंदे को लोन लेने की आदत पड़ जाती है और वो लोन के चक्कर में फंस जाता है। तो जहां पे आपको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज्यादा रखनी है कि आप लोन को ले सको, ठीक है, तो वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को मतलब उस पर भी इफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप देखो अब बार बार लोन ले लोगे तो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसी रिजिड हो जाएगी कि आपको बार बार लोन बैंक भी नहीं देगा, क्योंकि आपने पुराना ही अभी तक पे नहीं किया है। कंट्रोल, अब एक बंदा है जिसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो इक्विटी में इन्वेस्ट किया, अगर वो 51% से ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा तो उस कंपनी को टेक ओवर भी कर सकता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना होता है बिफोर सिलेक्टिंग इक्विटी और डेब्ट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब एक जो कंपनी की नॉर्म्स हैं, जब उसके प्रोसीजर्स हैं, वो भी उसको रेगुलेट करते हैं, जो कि मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या मैंने डेब्ट लेना है। जैसे कि आप मान लो कि जैसे आप जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे सेबी डिसाइड करता है कि यार हाँ मतलब शेयर्स को कैसे इशू करना है, उसका प्राइसेस को वो फिक्स करता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी कंपनी भी डिसाइड कर सकती है कि हाँ यार मैंने किस तरह के मेरे नॉर्म्स हैं, मतलब मैं डेब्ट लेने में विश्वास रखती हूँ या मैं इक्विटी लेने में विश्वास रखती हूँ। स्टॉक मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड कर सकता है, देखो अगर मतलब बहुत अच्छी मार्केट कंडीशन है, ठीक है, तो मार्केट कंडीशन अच्छी है तो आपको बहुत सारा पैसा इक्विटी से मिल सकता है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज को देख के आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो कि यार हाँ दूसरी कंपनी में डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो कैसी है, तो उस हिसाब से आप अपना भी डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो फिक्स कर सकते हो। अब देखो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको मैंने बता दिया। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे कि लैंड मशीनरी, जो कि 1 साल से ज्यादा आपको बाद में कमा के देते हैं, बट 1 साल से ज्यादा उनकी मतलब लाइफ रहती है। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो कि आप तुरंत यूज कर लेते हो, 1 साल के अंदर अंदर यूज कर लेते हो, जैसे कि इन्वेंट्रीज हो गए, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स मैंने आपको बताया कि देखो इसके साथ आपको मतलब फिक्स कैपिटल को आप बोलते हो कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हो, इसके साथ आपकी ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क सारा कुछ इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और इसको आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस तक आप इसको होल्ड करके रखते हो। जैसे कि आप मान लो कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, रिटेन अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस है, ये फिक्स्ड कैपिटल है। अब आपको देखो आपने एक न्यू प्रोडक्ट लाइन लगानी है, प्लांट लगाना है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, लैंड खरीदना है, तो वो सारे क्या है, फिक्स कैपिटल। आपने एक R&D डिपार्टमेंट में मतलब काम हो रहा है, उसको मतलब स्टेब्लिश करना है, तो वो भी एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। ये दो तरह का हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेस पे हो सकता है। देखो फैक्टर्स, द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आप एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आपने एक मशीन खरीदी तो आप चाहते हो कि उस मशीन से आपको फ्यूचर में ग्रोथ हो, ठीक है। आप एक प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, एक लैंड खरीद रहे हो, तो आपको फ्यूचर में कमा के दे रहा है, तो फ्यूचर ग्रोथ को मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है। देखो
आपने क्या किया, आपने मतलब फिक्स कैपिटल में इन्वॉल्व मतलब पैसा लगाया, तो फिक्स कैपिटल में पैसा लगाओगे तो कितना सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दूसरा इसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। और तीसरा फोर्थ पॉइंट रिवर्सिबल डिसीजन है, एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसको आप दोबारा से देख लो कि जो आप मतलब फिक्स कैपिटल में मतलब इन्वेस्ट करते हो तो उसके साथ मतलब कौन सी चीजें मतलब डिसीजंस एसोसिएट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि एक तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, दूसरा लॉ कितना सारा पैसा इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है। और एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए आपको जो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है वो बड़ा ध्यान से करना है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल को कौन कौन सी चीजें इम्पेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपने एक मतलब कंसल्टेंसी कंपनी है आपकी, जैसे टीसीएस कंपनी है, ठीक है, और दूसरी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होगा, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होंगे, प्लांट चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी। बट टीसीएस में मशीनरी मशीनरी नहीं चाहिए, उसमें तो सिर्फ बंदों से काम हो जाता है। तो इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस पे ये चीज डिपेंड करती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। अब चॉइस ऑफ टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। मान लो कि आपकी जो जो इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी तो वो लोग हाथ से काम कर लेंगे, तो आपको मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अब कोई चीज है मतलब एक लैपटॉप खरीदा, वो 2 साल के बाद आउटडेटेड हो गया, वो आपकी कंपनी में यूज नहीं हो सकता, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत बढ़ती रहेगी। ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स के लिए आपको फिक्स एसेट चाहिए, आपको मतलब आपको लगता है कि आपकी कंपनी आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, तो ज्यादा मशीन्स खरीदोगे, उसके लिए फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने बिजनेस को, पहले एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे थे, अब 10 तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग प्लांट लगाना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, मतलब आप इसको ऐसे सोचो कि मतलब एक आपके पास ऑप्शंस है, आप पहले एक चीज को खरीद रहे थे, दूसरा आपको लीज पे मिल जाता है। जैसे आजकल लीज पे मिलता है तो बहुत कम लीज पे मिल जाती है वही चीज, वही लैंड आपको कम लीज पे मिल जाता है, तो आप क्यों खरीदोगे उसको, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की डिमांड कम हो जाती है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जैसे मान लो कि आईफोन की एग्जांपल लो, अब वो चाइना में मतलब अपने प्लांट लगाया, उसने मतलब बोला कि मैं चाइना में असेंबल करूंगा, तो क्यों बोलता है, क्योंकि उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए, क्योंकि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इससे कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसको जो असेंबल करने के लिए जो प्लांट चाहिए था वो उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसको चाइना को दे रहा है करने के लिए, ठीक है। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन से जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ये इसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, जो आपकी रॉ इन्वेंट्री है, जो कैश है, वो सारा वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होता है। ये देखो क्या हो सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है, बिल जो आपको जल्दी मिलेंगे, डेटर्स जिससे आपको पैसा आएगा, फिनिश गुड्स इन्वेंटरीज होगी, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे जो 1 साल के अंदर अंदर यूज होने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम रहती है। लॉन्ग टर्म से ही हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो करंट एसेट से आप करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखो नेचर ऑफ बिजनेस अगर ज्यादा बड़ा होगा तो उससे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की मैंने एग्जांपल दी थी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। बिजनेस साइकिल, अब मान लो कि किसी कंपनी में मतलब एक टाइम पे बूम आ गया, तो बूम आया तो मतलब उस कंपनी में डिमांड प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई। सीजनल रिक्वायरमेंट, जैसे आप कपड़ों की एग्जांपल ले लो कि सर्दियों में कपड़े की रिक्वायरमेंट मतलब कोटियों की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा, मतलब जैकेट्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपकी एक्टिविटीज उसके रिलेटेड बहुत सारी हो जाती हैं, तो उससे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोडक्शन साइकिल पे डिपेंड करता है। अगर आपको मान लो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ पे भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे स्पेयर पार्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो मतलब नंबर ऑफ गुड्स जो चाहिए उसको बनाने के लिए वो बहुत इंक्रीज कर जाएंगे, तो इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है।
तो ये प्रोडक्शन साइकिल हो गया। क्रेडिटर लोड मतलब अगर आप बोलते हो कि हाँ यार मैं 15 दिन के उधार पे के लिए चीजें दे देता हूँ, तो उधार पे चीजें दोगे तो और बंदे आएंगे, और बंदे आएंगे तो और चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो और रॉ मटेरियल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्रेडिट अवेल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आप रॉ मटेरियल लेते हो, तो वो सप्लायर्स आपको ना क्रेडिट अवेल करते हैं कि 15 दिन उधार के लिए ले लो। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि यार हाँ मैं चीजें उधार पे ले सकता हूँ, तो आप मतलब उसको कभी भी मंगा सकते हो, कितना भी ले सकते हो। तो उससे आपका मतलब क्या है कि एक मतलब आपको हेल्प करता है, आपकी इन्वेंट्री को कम करने में हेल्प करता है। तो इन्वेंट्री कम होगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो आप कम इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखोगे, मतलब जो चीजों की जरूरत है उसको कम करके रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार हाँ मैं तो यार जितना मेरे पास इन्वेंट्री होता है मैं उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं मेरी वेस्टेज बहुत कम है, तो मुझे कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, तो कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपको पता है कि रॉ मटेरियल रेडली अवेलेबल है तो मुझे स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, तो जब मुझे जरूरत होगी तो मैं वो चीज मंगा लूंगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे कैसे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि मेरी कंपनी की ग्रोथ हो, तो ग्रोथ ज्यादा होने के लिए वो क्या करता है, कंपनी क्या करती है कि ज्यादा स्टॉक करके रखती है, ज्यादा इन्वेंटरी स्टॉक करके रखती है, ज्यादा इन्वेंटरी स्टॉक करेगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेवल ऑफ कंपटीशन पे डिपेंड करता है, अब आपके कंपटीटर्स बहुत है तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि यार मैं अगर डिमांड को मीट करना है, मैंने डिमांड को मीट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखोगे तो उससे भी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन, अब आपको पता है कि नियर फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल पहले से ज्यादा खरीद के रख लेते हो, इससे भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ता है। समरी देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। बिजनेस फाइनेंस सबसे पहले पढ़ा था, क्या था मनी इन्वॉल्व्ड, वो आप कहाँ से पैसा लेके आ रहे हो और उसको कैसे यूज कर रहे हो, कि आप उससे पैसे से क्या कर सकते हो, बिजनेस खरीद सकते हो, न्यू बिजनेस लगा सकते हो, उसको रन कर सकते हो, नया बना सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो, उसको डिवर्सिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा बिजनेस फाइनेंस में आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने जो पैसा लेके आना है, जैसे आपने पैसा आपने बोल दिया कि हाँ यार मुझे डेब्ट में भी इन्वेस्ट करना है, मुझे इक्विटी भी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको कहाँ से वो पैसा ऑप्टिमल कम से कम पैसे में मिल सकता है। ठीक है, तो उसको पैसे को लेके आना और बाद में उसको अपनी कंपनी में यूज करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे को इंक्रीज करना है। ठीक है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो उस कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, और जो 51% से ज्यादा खरीद लेते हैं वो कौन होते हैं, वो ओनर बन जाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में देखो 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको पता है इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से लेके आना है, डेब्ट से लेके आना है, इक्विटी से लेके आना है। अब आपने उस पैसे को यूज करके प्रॉफिट कमा लिया तो उसको आपने डिविडेंड पे करना है, मतलब लोगों को जिसको आपने पैसा दिया था उनको कुछ पैसा देना भी है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। फाइनेंशियल प्लानिंग किसको बोलते हैं कि जब आपको पैसे की जरूरत है वो पैसा अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा कि आपका अननेसेसरी पैसा वेस्ट ना हो, मतलब जितना आपका बजट में पैसा है आप उतना ही यूज करोगे, तो अननेसेसरी कंजम्पशन ऑफ जो आपका मतलब अननेसेसरी यूज ना हो पैसे का। इससे क्या होगा, आपकी स्मूथ फंक्शनिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस अच्छे से काम करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया 2 तरह के थे, या तो आप ओनर्स फंड मतलब जो कि आप इक्विटी से ले लो, और जब बोरोड फंड जो कि आप डेब्ट से ले लो। ठीक है, दोनों में अलग अलग बेनिफिट और नुकसान है। अगर इक्विटी में जाओगे तो इक्विटी में आपको क्या होगा, इक्विटी में आपको मतलब कम रिस्क इन्वॉल्व है, और जो डेट है उसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, बट वो आपको चीपर मिल जाता है, डेब्ट इज चीपर देन इक्विटी। अब आपको डिसाइड करना है आपने कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है। डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स द कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन, देखो कैश फ्लो पोजीशन पे डिपेंड करता था, जितना कैश ज्यादा होगा, ठीक है, कैश रेडली अवेलेबल होगा तो आप इंटरेस्ट रेट इजिली पे कर पाओगे, और आप मतलब डेब्ट की तरफ जा सकते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो आप डेब्ट की तरफ जा पाते हो। ये क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन मतलब जो आपकी इनकम अपॉन इंटरेस्ट डिवाइड करते हो। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, जो कवरेज रेशियो था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था, ये एक्यूरेट नहीं था, तो इसको एक्यूरेट करने के लिए एक नया टर्म आया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या होता है कि जो आपकी इंटरेस्ट है, जो आपकी इनकम है, इनकम में आप डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बाद में होगी, अभी तो वो इनकम का पार्ट ही है, तो उसको आप डिवाइड करते हो जितने आपके मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि अगर ये अच्छा है आपका, तो आपको पता है कि आप डेब्ट ले सकते हो, आप उधार ले सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है इंटरेस्ट से, तो आप क्या कर सकते हो, आप डेब्ट की तरफ जा सकते हो। अगर कम है तो आप इक्विटी की तरफ जाओ, आपको मतलब डेब्ट की तरफ जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। मतलब एक फार्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर कम है तो आप डेप्ट की तरफ जा सकते हो कि आपको कम रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है। टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो आप डेप्ट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि टैक्स रेट लेने से क्या होता है, आपको पैसे में छूट मिलती है, टैक्स में छूट मिलती है, जितना आप इंटरेस्ट पे करते हो उस पर टैक्स नहीं लगता। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर ज्यादा होगी तो मतलब उस केस में क्या होता है कि आपको ज्यादा इक्विटी में पे करना पड़ सकता है, तो आपको उस चीज को भी ध्यान रखना है। फ्लोटेशन कॉस्ट, मैंने आपको बताया कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, वहां पे बंदे बिठाने पड़ते हैं शेयर टर्मिनल में, ताकि आपको मतलब कंपनी के बारे में पता लगे, ताकि लोग आपके शेयर को खरीदें, मतलब इक्विटी को खरीदें। तो इक्विटी इस केस में जहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट है वहां पे प्रेफर मत करना। रिस्क कंसिडरेशंस, देखो जहाँ पे डेट है वहां पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप उस केस में मतलब मत फंसना, आप इक्विटी की तरफ जाना। फ्लेक्सिबिलिटी, आप बार बार मतलब लोन ले रहे हो तो आपको लोन लेने की आदत पड़ रही है, ठीक है, तो आप लोन में के चक्कर में फंस सकते हो, तो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि मतलब आपको मतलब कम से कम लोन लेना चाहिए। कंट्रोल, मतलब अगर आप ज्यादा इक्विटी की तरफ जाओगे तो आपको क्या है कि मतलब जो बंदे आपके शेयर खरीद रहे हैं में भी हो सकता है कि वो 51% से ज्यादा शेयर खरीद लें और आपकी कंपनी को एक्वायर कर लें। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपकी कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं कि हाँ यार मैंने इतना डेप्ट खरीदना है, इतना इक्विटी रखना है, तो आप उस कंडीशंस उसके मुताबिक भी आप काम कर सकते हो। स्टॉक मार्केट कंडीशंस अगर बहुत अच्छी हैं तो आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, ज्यादा पैसा मिल सकता है एक शेयर का, तो आप स्टॉक मार्केट कंडीशंस पे इक्विटी की तरफ जाओगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज में दूसरी कंपनीज जो आपकी जैसी कंपनीज है वो क्या डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो रख रही है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल मैंने बता दिया आपको, फिक्स कैपिटल को आप बोलते हो कैपिटल बजटिंग, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे इम्पेक्ट करता है। जैसे आप लैंड खरीदते हो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल, और जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो आपके पास कैश होता है, इन्वेंट्रीज होती है, रॉ मटेरियल होता है, उसको आप बोलते हो वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे। जो फिक्स कैपिटल है वो डिपेंड करता है, देखो नेचर ऑफ बिजनेस पे, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपको फिक्स कैपिटल होगा। जैसे मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग है तो, और एक कंसल्टेंसी कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जितने ज्यादा ऑपरेशन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मशीन्स लगेंगी, उतनी ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर आपकी लेबर इंटेंसिव कंपनी है तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। अगर आपको मशीन से काम करवा रहे हो सारा तो मशीन ज्यादा चाहिए, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। टेक्नोलॉजी अगर आपकी दिनों दिन अपग्रेड हो रही है तो आपको लेटेस्ट मशीन चाहिए, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ग्रोथ अच्छा करना है तो ग्रोथ अच्छा करने के लिए आपको ज्यादा मशीन चाहिए। डाइवर्सिफाई करना है तो नए नए प्लांट लगाने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट है, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स आपके पास है तो आप उस चीज को लीज पे ले सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है लैंड को, तो आपको जो फिक्स कैपिटल है उसकी डिमांड कम हो गई। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, आप चाहते हो कि यार मैं एक प्लांट लगाने की जगह उसको किसी दूसरे बंदे को दे दूं, मतलब उसको ठेके पे दे देना वो चीज करने के लिए। जैसे आईफोन चाइना में मतलब उसको असेंबल किया जा रहा है, तो उससे उनको प्लांट नहीं लगाना पड़ रहा, तो उससे उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई। करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स वो होते हैं जिसको आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, जो कि मतलब एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में आप समझ लो कौन कौन से इसको इम्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइन होगी तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होगा, अगर सर्विस कंपनी है तो उसमें कम चाहिए होगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जितने ज्यादा ऑपरेशंस होंगे उतनी ज्यादा उसको इन्वेंट्री चाहिए होगी। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या था, जैसे मान लो कि इस कंपनी में बूम आ गया तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, तो इन्वेंट्री ज्यादा चलने के लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। सीजनल फैक्टर्स, मतलब एक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर्दियों में जैकेट्स की डिमांड बढ़ गई तो उसके रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ गई, तो एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, मतलब वो ज्यादा हैं, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी स्टेजेस हैं, तो उतने सारी इन्वेंट्री, उतनी सारे मतलब रॉ मटेरियल यूज होंगे, तो प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा होने से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। क्रेडिट लॉयड, अगर आप किसी चीज को उधार पे देने शुरू करते हो तो बंदे भी बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं, तो बंदे बहुत सारे आएंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब इन्वेंट्री बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। इसका ऑपोजिट है क्रेडिट लॉयड, अगर कोई आपको उधार पे देता है तो आप वो चीजें कम रखोगे, ठीक है, आपको पता है कि मैं कभी भी उससे वो चीज ले सकता हूँ। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है
तो आप मतलब कम वेस्ट करोगे तो आप कम रॉ मटेरियल यूज करोगे, रॉ मटेरियल कम यूज होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, ठीक है, तो आप कभी भी वो चीज को खरीद पाओगे, तो रॉ मटेरियल आप कम से कम रखोगे क्योंकि आपको पता है कि वो तो यार यही मार्केट से तो मिलता है, 2 मिनट में जाके ले आऊंगा, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर आप उसकी ज्यादा बड़े हैं, आप चाहते हो कि मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, तो आप उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रखोगे। लेवल ऑफ कंपटीशन पे डिपेंड करता है, कंपटीशन ज्यादा है तो आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखना चाहोगे, रॉ मटेरियल ज्यादा रखना चाहोगे, इन्वेंट्री ज्यादा रखना चाहोगे, तो उससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता है कि नियर फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, रॉ मटेरियल की, कॉटन का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसको आप पहले ही स्टॉक करके रखते हो, तो उससे भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो ये तो सारा आपको मतलब इतना ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया कि ना यार आप मतलब इससे ज्यादा तो मतलब क्या कोई करवा सकता है। चलो, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एमसीक्यू ट्राई कर लेते हैं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, देखो डिबेंचर्स में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर में डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर में आपको कुछ देना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग कौन सी होती है, जो आपके पास अर्निंग है, जैसे आपने सेव करके 30 लाख रुपया सेव करके रखा हुआ है आज तक, उसी को पैसे में लगा, उसी को आपको बिजनेस में लगा दो, तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ए डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लान टू अपग्रेड एन ओल्ड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों तरह के हो सकते हैं, डेब्ट की तरफ जाना, इक्विटी की तरफ जाना। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कौन से हो सकते हैं, रॉ मटेरियल की तरफ जाना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हो सकते हैं, एक नया प्लांट लगाना, जमीन खरीद लेना, ठीक है, मशीनरी खरीद लेना। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बिल। देखो सारी चीजें सेम है, बट अगर आप टैक्स रेट इंक्रीज कर रहा है तो आप किसकी तरफ जाओगे। देखो टैक्स रेट इंक्रीज करता है तो आपको मैंने बताया था, जो आप इंटरेस्ट पे करते हो बैंक को, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन डिविडेंड पे आपको टैक्स देना पड़ता है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, आप डेब्ट की तरफ जाओगे। कंपनीज विद अ हायर ग्रोथ पैटर्न आर लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड्स, क्योंकि देखो अगर अगर मान लो कि 10 करोड़ रुपए इनकम हुई, 10 करोड़ में से 7 करोड़ उसने अपने पास रख लिया और 3 करोड़ वो देना चाह रहा है, ठीक है, बट अगर उस वो चाहता है कि यार मैं अपनी ग्रोथ करनी है, मैंने मशीन्स खरीदनी है, मैंने लैंड खरीदनी है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार मैंने 9 करोड़ मैं अब अपने अपने पास रखूंगा और 1 करोड़ मैं डिविडेंड दूंगा। तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो वो कम से कम डिविडेंड पे करेगा। फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ, फाइनेंशियल लीवरेज का मैंने आपको बताया, फार्मूला बताया था, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है कि हमने डेप्ट की तरफ जाना है, और तो डेप्ट की तरफ कब जाएंगे, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से, मतलब इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। अगर इंटरेस्ट से कम हो गया तो आप उस डेप्ट की तरफ नहीं जाओगे। अगर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा है कि आप इजिली इंटरेस्ट पे कर पाओगे मंथली, तो आप चले जाओगे, मतलब आप इसका, तो आप फाइनेंशियल लीवरेज प्रेफर करोगे। हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन, देखो हायर डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि देखो डेप्ट ज्यादा लोगे तो डेप्ट ज्यादा लेने से, उधार ज्यादा ले रहे हो, उधार ज्यादा लेने से अगर आपका प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो आप फंस जाओगे, फाइनेंशियल रिस्क में फंस जाओगे। हायर वर्किंग कैपिटल यूजली रिजल्ट्स इन हायर वर्किंग कैपिटल यूजली रिजल्ट्स इन हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क, हायर प्रॉफिट्स। जितना ज्यादा आप रॉ मटेरियल रखोगे, जितना ज्यादा आप मतलब प्रोडक्ट्स रखोगे अपनी अपनी कंपनी में, तो क्या होगा कि दुकानदार के पास यार बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो बिक गए तो बहुत सारा प्रॉफिट होगा, अगर नहीं बिके तो रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, और हायर करंट रेशियोज है। करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच कैन कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल प्लानिंग अराइव्स एट, फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने क्या बताया था, जब रिसोर्सेज की जरूरत है वो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, और जो अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्सेज है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इंश्योरिंग दैट अ फर्म फेसेस नीदर अ शॉर्टेज नॉर अ ग्लट ऑफ अनयूजेबल फंड्स, ठीक है। हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद हायर डिविडेंड, अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हो तो आपकी अर्निंग, आप इट मींस आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है, कैश फ्लोज अच्छे हैं आपके, स्टेबल अर्निंग है आपकी, ठीक है। और जो लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आप सारा पैसा लोगों को दे दोगे तो आपके पास ग्रोथ के लिए क्या बचेगा। ए फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, देखो एक फिक्स एसेट को आप कहाँ से फाइनेंस करोगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से फाइनेंस करोगे। और जैसे जो करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स को आप चॉइस कर सकते हो दोनों से, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये था बहुत ही मजेदार वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, इसको अच्छे से पढ़ना, और हो सकता है कि आपको मतलब ये वीडियो 1-2 बार देखना पड़े क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स है यार, तो इसको अच्छे से पढ़ना और खुश रहो। थैंक यू।